बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ अली अब्बास और ये प्रोग्राम की सीरीज़ है मेंटोर की। हम उस्तादों के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है। दुनिया में किसी भी बड़ी सक्सेस के पीछे अगर आप गौर करें तो या उस्ताद होगा या कोई लेक्चर होगा किसी का, या किताब होगी, या कोई इंसिडेंट होगा। तो दुनिया में बड़े इंसानों को बनाने के लिए उस्तादों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और जो कौमें उस्तादों की रिस्पेक्ट करती हैं और उनको याद करती हैं और जब किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो उनको उनके साथ मुलाकात करते हैं, उनकी बर्थडेज याद रखते हैं और मुख्तलिफ औकात पे उनको फ़ोन भी करते रहते हैं, तो उस्ताद को भी खुशी होती है इस बात की। और जब उस्ताद खुश होता है तो उस्ताद फिर दिल से दुआ देता है। फरमान ये है कि आपके 3 उस्ताद हैं। एक उस्ताद आपके 3 माँ बाप हैं। एक माँ बाप आपके वो हैं जिसके घर आप पैदा हुए, एक वालिदैन आपके वो हैं जिन्होंने आपको सिखाया पढ़ाया, और तीसरे वालिदैन आपके वो हैं जिनके घर आप गए, यानी कि जब आपकी शादी होती है। तो जो लोग अपने उस्तादों को बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं और उनकी गाइडेंस के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा से बहुत फ़ायदे में रहते हैं। इसी तरह के आज एक उस्ताद हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, डॉक्टर सैयद कामरान अमजद साहब। इनका एक लंबा अरसा ज़िंदगी का टीचिंग में गुजरा, अकेडमीज़ से अपनी ज़िंदगी का सफ़र किया, फिर मुख्तलिफ़ कॉलेज में गए, फिर PhD भी की। तो आइए इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं इनका सफ़र जो है वो कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र करम अल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो टीचिंग की लाइन में आते हैं और फिर उनका रास्ता जो है वो PhD की तरफ जाए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। वो ज़्यादातर अपने स्कूल में ही या कॉलेज में ही उनको जो सैलरी मिल रही होती है वो उसी सैलरी में इत्तेफाक करते हैं और उसी में तकरीबन ज़िंदगी गुजर जाती है। तो आपको पहले तो ये बताइए, मैनेजमेंट PhD करने का ख्याल कैसे आया? जी एक्चुअली जब एज अ टीचर ज्वाइन किया तो स्टार्ट किया बड़े छोटे से लेवल से स्टार्ट किया था और एकेडमी से स्टार्ट किया था। बिलोंग करता हूँ मैं शादरा से जी। तो शादरा में एकेडमीज थी जहाँ से मैंने टीचिंग अपना स्टार्ट किया, करियर स्टार्ट किया। तो शुरू में तो क्योंकि अर्निंग भी चाहिए होती है साथ साथ, जी ठीक है, तो शुरू में तो आप ये कह लें कि बाय डिफॉल्ट इसको ज्वाइन किया था कि चले सोर्स ऑफ इनकम साथ साथ बनती चली जाएगी और साथ साथ हम स्टडी करते चले जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन फिर बाद में ये इतना ज़बरदस्त लगा कि फिर इसको एज अ करियर मैंने कहा कि इसको अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक बंदे में कैपेसिटी नहीं दी होती कि वो लोगों को अपनी बात समझा सके। ठीक है। अगर आपकी बात लोगों को, बच्चों को समझ आ रही है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपको वो एबिलिटी दी हुई है कि आप अपनी बात को आसानी से बच्चों को समझा सकते हो। तो इस एबिलिटी को यूज़ किया जाए। तो एकेडमी से स्टार्ट किया, माइंड में ये था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए एजुकेशन जो है ना वो लाजमी थी। तो एजुकेशन जितनी बेहतर होगी उतनी ही आपको जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो मेरी जो एजुकेशन है वो सारी इवनिंग की है। मैंने अपनी MBA, MPhil, PhD सारा इवनिंग प्रोग्राम्स में किया। मॉर्निंग में डिफरेंट प्लेसेस पे जो है ना वो पढ़ाते थे। तो यही पैशन था कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूँ और टीचर की कैटेगरी से निकल के प्रोफेसर अपने नाम के साथ अटैच करवाऊँ, ठीक है, और डॉक्टर। हाँ, और वो ज़रूरी है, उसके लिए PhD, MPhil ज़रूरी था, ठीक है, इसलिए जो है ना वो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम है, हम उस्तादों को ख़राज तहसीन पेश कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली आज आप जिस मुकाम पे हैं, जी आपकी ज़िंदगी की बच्चों में भी कोई ना कोई उस्ताद डेफिनेटली ज़रूर होंगे। आप मुझे बारी बारी बताइए, आप किन उस्ताद से आप मुतासिर हुए और किन की वजह से आज आप यहाँ बैठे हुए हैं? जी, एक पूरी लिस्ट है जी, कुछ 4-5 हम उस्ताद टॉप मोस्ट। अल्लाह ताला ने बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको तकरीबन सभी टीचर्स बड़े अच्छे मिले जी। तो स्कूल से लेके अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 8 तक, देन फिर मैट्रिक और फिर FSC, सारी की सारी एजुकेशन में मुझे टीचर्स ज़्यादातर अच्छे ही मिले, ठीक है, और बड़ा अच्छा पढ़ाया। स्कूल की तरफ आ जाए, स्कूल से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जी क्लास 8 तक मैं वाबदा हाई स्कूल शादरा में पढ़ा जी। तो वहाँ पे हमारी एक टीचर थी मिस शाहीन जी, ठीक है।
आज भी उनको बड़े अच्छे तरीके से याद करता हूँ। मिस शकील का क्या सब्जेक्ट था? जी वो एक्चुअली में हमारे जो स्कूल था ना उसमें सिस्टम ये होता था कि क्लास इंचार्ज बना देते थे एक टीचर को ना, और वो क्योंकि अब वो कॉन्सेप्ट अभी मुझे समझ में आया जी, यानी उस दौर में होता ये था कि एक टीचर थी जो फुल फ्लेज हमारी टीचर हुआ करती थी, ठीक है, और क्लास 8th में जाके ऐसा हुआ, पहले ग्रेड 0 से लेके 7th क्लास तक तो एक ही टीचर होती थी, सारे सब्जेक्ट डील करती थी, ठीक है, फिर 8th क्लास में आके कुछ टीचर अटैच हुए हमारे साथ, एक दो सब्जेक्ट्स के, अरबी थी, अरबी पढ़ाई किसी टीचर ने, ठीक है, फिर मैथमेटिक्स किसी दूसरी टीचर ने पढ़ाया, लेकिन उन टीचर्स के साथ हमारी इतनी एफिलिएशन थी नहीं, ठीक है, तो ऑल टू ऑल हमारी जो थी वो क्लास इंचार्ज भी थी, हमारे सब सब्जेक्ट्स पढ़ाती तकरीबन वही पढ़ाती थी, सारे सब्जेक्ट्स तकरीबन वही पढ़ाती थी, ठीक है, तो उन्होंने हमें बताया कि पढ़ना कैसे, अच्छा, ठीक है, उन्होंने पढ़ाई के अलावा भी कोई बातें करती थी? जी जी, उनको वो बेसिक सारी मिली उन्हीं से ना, अच्छा, यानी पढ़ाई का शौक उन्हीं से डेवलप हुआ, ठीक है, पहले तो सिर्फ ये रूटीन होती थी कि बस पढ़ लिया और नंबर पास हो गए, दैट्स इट, लेकिन उन्होंने बताया कि पोजीशंस क्या होती हैं, ठीक है, उन्होंने डिफरेंशिएट किया उन बच्चों में जो अच्छा पढ़ते थे और वो जो अच्छा नहीं पढ़ते थे, सही, उनको वाज़ेह डिफरेंस नजर आता था क्लास में हमें, ठीक है, तो फिर मेरा भी शौक हुआ कि यार क्यों ना उन बच्चों में शामिल हुआ जाए जो अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है, जिनके नेम्स टीचर को याद है, ठीक है, और दूसरे टीचर, और उसके बाद किससे आप इंस्पायर? उसके बाद ही मैंने वापडा हाई स्कूल से फिर लाहौर आ गया, लाहौर में सेंट्रल मॉडल लोअर मार्क स्कूल से जो है ना मेरी 9th और 10th सेंट्रल मॉडल का बड़ा नाम है जी, और बड़ा मजेदार एटमॉस्फेयर है, अच्छा, कि अपने गोल्डन डेज में से अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो बड़े अच्छे दिन थे जो सेंट्रल मॉडल लोअर स्कूल 9वीं 10वीं बड़े मजेदार थे। अच्छा, वहां आपको कौन मिले? वहाँ पे सुहेल मंजूर साहब थे, हमें 9th क्लास में क्लास इंचार्ज थे, नए टीचर अपॉइंट हुए थे, यंग सी एज थी उनकी, ठीक है, उन्होंने कमाल पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, वो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट उनका केमिस्ट्री था, वहाँ पे भी ट्रेनिंग यही थी कि ज्यादातर सब्जेक्ट क्लास इंचार्ज ही पढ़ाते थे, इक्का दुक्का सब्जेक्ट्स होते थे जो बाकी टीचर्स आते थे, तो ऑब्वियसली बाकी टीचर्स तो इस वक्त माइंड में नहीं है सच, लेकिन सुहेल मंजूर साहब याद है, देखिए जो माइंड में रह जाता है उसमें कोई बात होती है तभी वो माइंड में रह जाता है जी, जो माइंड में टीचर्स नहीं रहते इसका मतलब है उन्होंने आपकी जिंदगी में कोई एक्सेप्शनल रोल प्ले नहीं किया, इसीलिए वो माइंड में नहीं, सही है, तो उन्होंने हमें पढ़ाया जी, एक तो केमिस्ट्री पढ़ाई उन्होंने, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, और उसके अलावा जो उनका ज्यादातर वो केमिस्ट्री में बड़े एक्सपर्ट थे, तो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट लगता था इनिशियली, लेकिन उन्होंने बड़ा आसान बना दिया, क्लास में याद करवा दिया करते थे, कॉन्सेप्ट्स बड़े जबरदस्त देते थे, ठीक है, 9th और देन फिर हम 9th क्लियर की, तो फिर मैट्रिक में हमें मियां अब्दुल सितार साहब मिले, ठीक, मियां अब्दुल सितार साहब, हाँ जी मैट्रिक, अच्छा मैट्रिक में मियां अब्दुल सितार साहब मिले, वो भी बड़े अच्छे टीचर थे, टैलेंटेड टीचर थे, ऑल टू ऑल वही तकरीबन उसमें एक पार्ट स्टडी का लेक्चर होता था मेरे ख्याल से, और एक उर्दू का, जो बाकी टीचर्स पढ़ाते थे, बाकी सारे साइंस सब्जेक्ट्स वही डील करते थे, सही है। फिर कॉलेज की कोई टीचर की बात करें? कॉलेज में जी हमारे मैथमेटिक्स के टीचर थे जिनको मैं हमेशा याद रखता हूँ, बिकॉज मैंने एफएससी में 198 मार्क्स है मेरे मैथमेटिक्स में, 198, तो सिर्फ 2 मार्क्स आपके कम थे, 2 मार्क्स कम थे, वो भी फर्स्ट ईयर में कम थे, सेकंड ईयर में 100/100 हां, मैथमेटिक्स में पूरे मार्क्स आ जाते हैं। इरफान जैदी साहब थे जी, ठीक है, वो मैंने जिंदगी में देखा एक वाहिद टीचर के जो क्लास में सेंटर कॉम, मैंने सिविल लाइंस एफएससी की है, सिविल लाइंस, ठीक, तो सिविल कॉलेज से एफएससी की है, तो वहाँ पे अमूमन गवर्नमेंट कॉलेजेस में जब आते हैं कि बहुत कम टीचर होते हैं जो रेगुलर होते हैं, पंचर होते हैं, जो क्लास में आके आपको पढ़ाते हैं, बिल्कुल सही, तो वो वाहिद टीचर थे कि जो टाइम पे आते थे क्लास में, हम 4-5 क्लास फेलो होते थे जो क्लास में मौजूद होते थे, सही, बाकी तो इधर उधर निकल जाते थे, एकेडमीज में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, लेकिन वो वाहिद टीचर थे जो टाइम पे आते थे, ठीक, और टाइम पे पढ़ाते थे, हमने पूरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमने उन्हीं से मैथमेटिक्स पढ़ा, ठीक, और वो आज भी मुझे याद है। यूनिवर्सिटी की तरफ आ गए, यूनिवर्सिटी में जी, यूनिवर्सिटी में जो एमबीए है, अब अनफॉर्चुनेटली वो एज ऐसी थी कि जिसमें जो है ना वो अर्निंग की तरफ भी ध्यान होता था, ठीक है, तो बड़े टाइम पे क्लासेस में जाते थे, टाइम पे वहां से निकलते थे, तो यूनिवर्सिटीज के टीचर्स एमफिल और पीएचडीज में जो है ना वो हमारे इमरान शहजाद साहब थे जी, ठीक है, वो बड़े मजेदार और बड़े अच्छे टीचर थे, ठीक है, क्या एनकरेज करते थे, फाइनेंस के सब्जेक्ट पढ़ाते थे, फाइनेंस। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि 5 टीचर्स का जो आपने नाम लिया, आपने कभी इनको फोन किया, कभी मुलाकात की, या कभी ईद पे या कभी बर्थडे पे केक भेजा हो, कभी ऐसा किया आपने? जी, इनके अभी मैं अगर बात करूँ ना कि मेरी इंटरेक्शन इन टीचर्स के साथ, स्कूल वालों के साथ तो अर्सा हो गया जी, 1998 में जो है ना वो
8th क्लास की थी मैंने। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं लाहौर की तरफ निकल गया, तो स्कूल के टीचर्स जो है ना वो उनसे कभी मुलाकात नहीं हो सकी। नहीं हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप सोचें कि अगर आप उनसे सिर्फ मुलाकात करने के लिए जाएं अपने टीचर से, उनसे कहें जाके कि सर आपकी वजह से मुझे ये मुकाम जो खुदा ने मुझे अभी दिया है इसकी वजह से हूँ, और मैं आपसे सिर्फ मिलने आया हूँ और आपसे मैं गपशप लगाने आया हूँ, कुछ पुरानी यादें जो है वो शेयर करने आया हूँ, तो कैसा लगेगा उनको? जी बड़ा मज़ेदार लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा जी। एक्चुअली मैंने और मेरे क्लास फेलोज ने हमने काफ़ी दफ़ा ट्राई की है। ठीक है। लेकिन एक्चुअली टाइम काफ़ी गुजर चुका, तो स्कूल से कुछ लोग रिटायर हो गए, बल्कि मेजोरिटी रिटायर हो गई। तो घरों में तो मौजूद ही हाँ जी, घरों में भी वही है ना कि हम गए थे या 5-6 दोस्त मिलकर उनका एक खाना कर लें, ऐसा था कि कितना अच्छा बड़ा मजेदार काम है जी। अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे जी। ठीक है, उन्हीं की वजह से आज यहाँ पे मौजूद हैं जी। ठीक है। हम लोग एक दफा गए थे मिस शाहीन की तरफ गए थे, अच्छा, लेकिन एक्चुअली वो यहाँ से मुल्तान चले गई। ठीक है। और उनका एक्सेस अब आगे पता भी नहीं है मुल्तान किस जगह, कोई ऐसा कम्युनिकेशन क्लू मिला नहीं, हाँ सही कम्युनिकेशन नहीं है, कोई क्लू ऐसा मिला नहीं। लेकिन हसरत तो है जो अगर लोग हैं, अगर उनको आपके ख्याल से मिलना चाहिए। जी मैं बताऊं आपको कि मेरे एकेडमीज में ना, एकेडमी जब एकेडमीज में पढ़ाता था उस वक्त मेरे टीचर थे वहाँ पे राव सजाद जान, वो शादरा से बिलोंग करते हैं, वो एसी में क्वालिफाइड है ठीक है, और मिलर ट्रैक्टर में जनरल मैनेजर है जी जी। तो उनसे जब मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ दुनिया में, अच्छा। कामों में जब परेशान हो जाऊँ या अब ये कह थक जाऊँ जी जी ठीक है, तो दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको कॉल करके जो है ना मैं वालदेन के बाद रिलैक्स फील करता हूँ। एक राव सजाद जान जी जी ठीक है, उनसे छात्रा में होते हैं, उनकी एकेडमी भी अभी भी है दी हाउस ऑफ काउंटिंग के नाम से, तो उनको जाके तंग करते हैं ठीक है, गपशप लगाते हैं उनसे ठीक है, उनसे मशवरे लेते हैं ठीक है। और इस तरीके से शेखपुरा कॉलेज में, पंजाब कॉलेज शेखपुरा में मैंने 6-7 साल गुजारे, तो वहाँ के प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल अब तो वो मुल्तान में चले गए हैं, उसामा बशीर साहब ठीक है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे प्रोफेशनली बड़ा ट्रेन किया, यानी एजुकेशन तो अपनी जगह, जी जी, एजुकेशन की फील्ड में हमें टीचर्स ने बड़ा इंकरेज किया। सही। तो ये वो दो लोग हैं जिन लोगों ने मुझे प्रोफेशन में जो है ना वो बड़ा ट्रेन किया, चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं ठीक है। तो इन लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन है ठीक है, इनसे वक्तन फ़वक्तन दुआएं लेता रहता हूँ मैं सही ठीक है। और मेरे कॉलेज के टीचर थे इरफान सैदी साहब ठीक है, उनसे भी एक दफ़ा मुलाकात हुई, उनके जो सेल नंबर है वो उस नंबर पे अवेलेबल नहीं होते ठीक है, तो उनको भी आंखें बंद करके याद कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, आपकी वजह से आज जो है ना अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपके यहाँ जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे मुख्तलिफ सीयूज आते हैं गेस्ट स्पीकर लेक्चर, जी जी ऐसे ही ये एक रवाज है यूनिवर्सिटीज़ का, बड़ा ऑनर होते हैं कि जो जिन्होंने सक्सेस हासिल की हो वो लोग आएँ। अच्छा, अब एजुकेशन की अगर फील्ड में अगर आप देखें, PhD इज़ द हाईएस्ट डिग्री, तो उसके बाद फिर डबल PhD भी होती है, लेकिन PhD को एक फिलोसफी ऑफ डॉक्टर कहा जाता है, ये हाईएस्ट डिग्री कहा जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता डॉक्टर साहब कि जिन्होंने PhDs की होती है, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में PhD की है या मैनेजमेंट में की है, मार्केटिंग में की है, सेल्स में की है या कस्टमर सर्विसेज में की है या ऐसे किसी और सब्जेक्ट से की है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन PhDs को क्यों नहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बुलाती सॉल्यूशंस के लिए या गेस्ट स्पीकर लेक्चर के लिए? एक्चुअली जी अनफॉर्चुनेटली जितने भी आप ये कह लें कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल भी कह सकते हैं हम लोग ठीक है, कि इन लोगों की में भी कोई कमिटमेंट्स हुई होती हैं ऑलरेडी ठीक है, और ये टीचर को एज अ टीचर ही लेते हैं, ठीक है ना। यानी आप ये कह लें कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं शुरू में जब मैंने एमफिल किया ना, तो टीचिंग तो साथ जारी थी, तो मेरा इरादा बना कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ना ज्वाइन करूं ठीक है जी। तो मैं जब एक इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में मुझे ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो नहीं ले रहा हूँ लेकिन ठोकर के पास ही है, तो चला गया मैं अपने वालिद साहब के रेफरेंस से, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया और मुझसे कहा उन्होंने कि जनाब अच्छा क्या काम करते हैं, तो मैंने उनको कहा जनाब मैं टीचर भी हूँ और मैं कैंपस भी मैनेज करता हूँ ठीक है, यानी कैंपस मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ मैं। डिफरेंट पीपल्स मेरे पास राउंड अबाउट कोई 40+ में जो है ना वो एम्प्लॉइज हैं जो जिनको मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ। सही है। तो अब दिल कर रहा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, तो उन्होंने कहा नहीं आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया? सही है। तो मैंने कहा जनाब मैं इसलिए वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैं काम इस वक्त कर रहा हूँ, यानी एक रेप्यूटेड कॉलेज में, लेकिन वो कॉलेज उनकी नजदीक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एजुकेशन इदारा, वो कहते हैं वो तो टीचिंग है, पढ़ाना है, यानी आप कुछ वो उनके कॉलेज से कुछ नहीं होता जी, वो टीचर है ठीक है। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बड़ा स्लोगन है कि जिसको कुछ नहीं आता ना तो वो टीचिंग लाइन में आ जाता
ठीक है। कभी तो फॉरेन कंट्रीज में देखें तो टीचर की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है और यहाँ पे वो वाला एलिमेंट है नहीं। लेकिन यहाँ पे ये चीज जरूर है कि जो रिस्पेक्ट अपने टीचर्स की करता है रब की जात पर उसको भी रिस्पेक्ट दिलवाती है। यानी अगर मैं अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ तो रब की जात ने मुझे भी वो रिस्पेक्ट दिलवाई हुई है। हाँ, लेकिन आपने डिलीवर किया होगा, जो डिलीवर करता है रिस्पेक्ट उसकी है, उसी की। सिर्फ इस बात से रिस्पेक्ट मेरे ख्याल से स्टूडेंट नहीं कर सकते कि आप अपने उस्तादों की रिस्पेक्ट करते हैं तो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि देखें इसी माशरे में टीचर को रिश्ते भी नहीं मिलते। इसी माशरे में जब बताया जाता है जी टीचिंग कर रहे हो, टीचिंग को कहते हैं अच्छा ठीक है। ऐसे ही है जी, ये बड़ा आपने बात बड़ी अच्छी की। ऐसे ही होता है, वो पूछते हैं ना जनाब हाँ जी क्या करता है बच्चा जी, वो टीचिंग करता है। हाँ। नहीं काम क्या करता है, काम क्या करता है, टीचिंग है जी। हाँ। नहीं काम क्या करता है। हाँ। ये अनफॉर्चुनेटली ये एलिमेंट तो है यहाँ पे। अच्छा, ये वैसे अलमिया हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ भी है और सिंगर्स के साथ भी है। अच्छा, उनसे भी यही पूछते ठीक है आप पेंटिंग करते हैं लेकिन काम क्या, काम क्या करते हैं, बिजनेस क्या आपका, आप पैसे कहाँ से कमाते हैं आप। अच्छा, जब आपके उस्ताद थे, जब आपने उन उस्तादों के साथ पढ़ा और अब के जो उस्ताद हैं, आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? 20 साल पीछे चले जाएं अपने स्कूल में और अब आ रहे हैं। सर फ़र्क इतना है कि जब 20 साल पहले पीछे चले जाएं तो वो टीचर्स थे जो जब तक हमें टॉपिक समझ नहीं आता था हमारी जान नहीं छोड़ते थे। अच्छा, वो नहीं छोड़ते थे, वो नहीं छोड़ते थे। ठीक है। और वो पूरी एफर्ट करते थे। ठीक है, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि एक टीचर और मेरे एफर्ट से मुझे एक टीचर और मेरे माइंड में आ गए, मेरे मोहल्लेदार भी हैं। ठीक है, 8वीं क्लास में ना, क्लास 8 में मुझे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम थी। ठीक, तो हमारे मोहल्लेदार भी हैं, सर अल्ताफ नाम है उनका। तो वो बिठा रखते थे मुझे कि जब तक तुझे समझ नहीं आनी, मैं 20 दफा पूछता था, मुझे 30 दफा बताते थे। अच्छा, आज इरिटेट नहीं होते थे। यानी आज अब मैं अगर एक इंस्टीट्यूट में एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ तो मुझे एक वीक में यकीन कीजिएगा कि 5 से 10 कंप्लेंट्स इस किस्म की होती हैं कि टीचर ने गुस्सा कर लिया। गुस्सा करके, और गुस्सा करने की रीजन क्या है कि सर ये बार बार मुझे इसको समझ नहीं आती, कौन सा ज़हन है, नालायक है। यानी हमने कैटेगरी बना ली, टीचर्स ने भी कैटेगरी बना ली हुई है कि क्लास को हम जाके असेस कर लेते हैं एक आधे वीक में, और हमने फिर वो 4 5 6 7 8 लोगों को पढ़ाना होता है, बाकी लोगों को तो हम किसी कंसीडर ही नहीं करते। रिजल्ट्स उन्होंने देना है, उनकी वजह से हमारा नाम बनेगा, बन जाएगा, और फिर हमें शाबाशी मिलेगी और हमें प्रमोशन मिलेगी। ऐसे ही है। और वो बच्चे जो बिल्कुल काम नहीं करते नहीं ना, यानी एक्चुअली में आजकल के अनफॉर्चुनेटली मीडिया कह रहा हूँ, व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने बॉयज की तो जान पकड़ ली, उनको तो पकड़ लिया ना, गर्ल्स को नहीं। हाँ, गर्ल्स अगर रिजल्ट्स देखते हैं ना, हम अपने क्लास के कॉलेज के रिजल्ट्स भी देखते हैं तो फिर भी मोर देन 60% बच्चियां पढ़ रही हैं, अभी भी पढ़ रही हैं। ठीक है, नहीं अभी काउंटिंग कम है। हाँ, अभी वो भी बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स की कोचिंग की वजह से बच्चियां जो है मोबाइल की बात सुन लेती, मोबाइल नहीं दी। अगर दिए भी हुए तो उनकी सुपरविजन है, ठीक है, प्रॉपर वे में हमारे कॉलेज जाओ, कॉलेज वापस आके मोबाइल जमा करवा दो और प्रॉपर वो देखते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बच्चे तो आजकल के जो बॉयज हैं, खासतौर पे मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, ठीक है ना, मेल ही हूँ ना, ठीक है, लेकिन बॉयज ऐसे हैं जो कि अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते और वो व्हाट्सएप। आप खुद भी डॉक्टर साहब क्लास खुद भी अपने कॉलेज में एथिक्स में आप खुद भी पढ़ाते हैं? जी मैं पढ़ाता हूँ। जी मैं पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ा रहे हैं? कॉमर्स में अकाउंटिंग पढ़ाई है मैंने, अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ उनको, बच्चों को, और इकोनॉमिक्स। तो कभी आप डॉक्टर साहब डिसहार्ट होते हैं स्टूडेंट्स का रवैया देख के, उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ उनकी कमिटमेंट, लैक ऑफ उनका हार्डवर्क देख के आपको होती है? मैं बताऊँ आपको, इनिशियली जब टीचिंग एज अ टीचर स्टार्ट किया था ना पढ़ाना, उस वक्त ऐसा होता था। अच्छा, ठीक है। फिर मैंने अभी ये जिक्र किया आपको कि मेरे टीचर हैं राव सजाद जान जी, ठीक है, उनसे बात होती थी तो वो काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी। सर उसामा बशीर साहब, काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी कि यार जो नहीं पढ़ता ना, पढ़ाने का मज़ा तो फिर उसी को है ना। टीचर तो फिर नाम उसी का है ना, कि जो नहीं पढ़ता उसको पढ़ाए, उसको कन्वर्ट करो। अगर जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ रहे हैं, वो उसमें टीचर की कोई बहादुरी नहीं है, कोई बहादुरी नहीं। जो नहीं पढ़ना चाह रहा, ठीक है ना, यानी अगर मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसी फैमिलीज देखी हैं जिनमें ना गाली गलौज का रिवाज है, ठीक है, यानी वो रूटीन में गालियां देते हैं, सही, घर में, और उनको फील नहीं होता कि हम गालियां देते हैं। तो जब वो बच्चा आके क्लास में बैठेगा, ऑब्वियसली अब उसने 12 साल, वो भी उसने तकरीबन अब ये कह ले 14-15 साल जो अनकॉन्शियसली देता जाएगा। अब वो जब अनकॉन्शियसली गाली देता है तो टीचर को फील हो जाता है। टीचर फिर ये कहते हैं यार सर ये बैठेगा क्लास में, या फिर मैं क्लास में रहूंगा, मुझे इसने गाली देती, लेकिन बैकग्राउंड में नहीं देखते हैं। तो ये क्योंकि मेरे साथ पर्सनली हो चुका है, तो जब बैकग्राउंड देखा तो उसको तो हैबिचुअल था, सही है। फिर उसको जब उस कैटेगरी से निकाला
तो आज वो बेहतरीन दोस्त है मेरा, अच्छा खासा दोस्त है। अच्छा। ठीक है, उसके साथ गपशप रहती है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पढ़ाकू बच्चे हैं उनको पढ़ाना कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। जो नालायक हैं, जो उनके उनके साथ साथ लेते हैं, उनको कन्वर्ट करना पढ़ाई की तरफ और पढ़ाई की जुस्तजू उनके अंदर डालना, यही टीचर है जी, टीचर ही से कहते हैं। ये टीचर का काम है। ये टीचर अच्छा, जो रिस्पेक्ट लेवल है डॉक्टर साहब आपके ख्याल से 20 साल पहले की जो रिस्पेक्ट है और आपकी रिस्पेक्ट में कोई फर्क है? फर्क है जी, फर्क है। पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है? पहले बहुत ज्यादा था। रिस्पेक्ट ज्यादा थी पहले? पहले बहुत ज्यादा थी। ठीक है। ठीक है, उसमें हम पेरेंट्स का भी कसूर है ना जी। ठीक है ना, कि मेरे अगर बच्चे को कोई डांटेगा और मेरे बच्चे को किसी टीचर ने क्लास में डांट दिया, वो किसी बच्चा उठा के तो मैं जाके उनसे लड़ पड़ता हूँ कि मेरे बच्चे को आपने हाथ में क्यों मारा है? ठीक है, ठीक है, क्यों लगाया? अभी टीचर अगर डांटेगा तो 90% तो बेटे की या बेटी की बेहतरी के लिए डांटेगा ना। बिल्कुल। क्लास में अगर डांटा है, 10% ऐसा भी हो सकता है कि टीचर ने बिला वजह डांट दिया हो, लेकिन बिला वजह डांट भी तो फिर जो है ना वो खानी पड़ती है कुछ हासिल करने के लिए। ठीक है ना, तो मजा तो ये ना, बर्दाश्त किसे कहते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बर्दाश्त की बात की ना, तो बर्दाश्त किसे कहते हैं? मैं अगर मैंने कोई कसूर किया और आप मुझे थप्पड़ मार दें तो बर्दाश्त कर जाऊंगा मैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर मैंने कुछ ना किया हो जी और आप मुझे बिला वजह आके मार दें, फिर बर्दाश्त तो वहीं से स्टार्ट होती है। फिर बर्दाश्त तो वहीं से स्टार्ट होती है। तो हम एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते नहीं कि डेफिनेशन ऑफ टीचर है क्या, कि टीचर की डेफिनेशन क्या होती है। तो डॉक्टर साहब, ये ऐसा ही डिक्लाइन चलता रहेगा, जबकि पहले इज्जत रिस्पेक्ट ज्यादा थी, फिर डिक्लाइन आता गया, फिर आप रिस्पेक्ट का नीचे गिरता गया? एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ हमने ना, पेरेंट टीचर मीटिंग का। अच्छा। ठीक है ना, अभी रिसेंटली राना साहब से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि हम बाकायदा तौर पे पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग करें। ठीक है, उसमें उनको बताएंगे कि आपने भी हमारी हेल्प करनी है बच्चे की लेवल को बेहतर करने के लिए, क्योंकि आज 90% पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ फीस अदा करके ना वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। ठीक है, यानी पेरेंट्स आके मिलते हैं तो वो कहते हैं जनाब बस फीस थानू पे करने, आप रिस्पांसिबल हैं, स्याह और सफेद के रिस्पांसिबल ही आप। मैंने तो फीस अदा कर दी, मैंने तो 5 घंटे बच्चा रहता है कॉलेज में, 15 साल उससे 16 साल तो पेरेंट्स के साथ ही गुजारे हैं ना, और वापस भी तो वही उसी घर जाना है, उसी घर जाना है। और हम 5 से 6 घंटे में ऐसा क्या काम करेंगे कि उसके के सारी उसकी जो है ना वो माइंडसेट ही चेंज। तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप पेरेंट्स की ट्रेनिंग के बगैर बच्चों को ट्रेन कर दें? नहीं, पॉसिबल नहीं। तो पेरेंट्स के लिए कोई आपने ट्रेनिंग डिजाइन की हुई है? जी, अभी इस पे बात कर रहे थे, हमारा साहब से बात हुई थी इस टॉपिक पे कि हम ना मीटिंग, जैसे पेरेंट्स की मीटिंग करते हैं, मीटिंग होगी ना कि आपके बच्चे ने एग्जाम्स के वाले से ना, वो तो एक उससे हट के ना हम पेरेंट्स से मुलाकात करें। ठीक है ना, कि हम वक्तन फोक्तन एज अ प्रिंसिपल, ठीक है ना, कि मैं वक्तन फोक्तन डेली बेसिस। लेकिन वो 500 स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके 1000 पेरेंट्स हो गए तो उनको कैसे चले, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन तो हो सकती है ना सर। क्या उनकी कोई ट्रेनिंग और सेमिनार या वर्कशॉप्स करवाई जा सकती है? ऐसा पॉसिबल है जी, ऐसा पॉसिबल है। एक में ही ग्रुप में 50 पेरेंट्स को बुला लिया जाए और उनकी वक्तन फवक्तन उनकी ग्रूमिंग की जाए। ऐसे ही क्योंकि अगर वो ग्रूम होंगे तभी तो उनकी जो रिफ्लेक्शन है उनके बच्चों तक है जी, ऐसे ही। क्योंकि जब तक पेरेंट्स ने कंट्रीब्यूशन नहीं करनी, जब तक पेरेंट्स ने नहीं बताना कि बेटे टीचर और रिस्पेक्ट ये दोनों चीजें बड़ी जरूरी हैं। ठीक है, यानी आज हम टीचर को की रिस्पेक्ट करना अगर छोड़ देंगे तो लाजमी बात है हमें समझ कहाँ से आनी है। ठीक है ना, ये टीचर है और ये स्टूडेंट है। जब स्टूडेंट टीचर से ऊपर चला जाएगा तो फिर पानी तो नीचे आता है ना जी, ऊपर तो नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात। पानी का बहाव तो ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो मैंने कई दफा देखा है कि हम स्टूडेंट जो है ना वो अगर कहीं पे किसी सब्जेक्ट के अंदर समझते हैं कि हमें जल्दी समझ में आ रही है, या हम कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, कहीं ट्यूशन पे मैंने पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो जो क्लास टीचर है फिर हम लोग तो उसकी रिस्पेक्ट ही खत्म कर देते हैं। हम बाज़ मुझे ऐसे कमेंट सुनने को मिले हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर टीचर ने तो पढ़ाना ही नहीं आता। मुझे उससे ज्यादा आता है क्योंकि कुछ लोग गूगल कर आते हैं, कुछ लोग पहले से पढ़ के आ जाते हैं। तो जब टीचर्स को आपने ये समझना है, टीचर डॉक्टर अगर अप टू डेट हो और वो टीचर का कद स्टूडेंट से 10 गुना बड़ा हो तो फिर तो मेरा ख्याल से टीचर प्रेशराइज नहीं हो सकता। टीचर प्रेशराइज नहीं होता, टीचर एक्चुअली में लैंग्वेज से डिसाइड हो जाता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं। ठीक है ना, कि आप अगर जाते हो क्लास में और एक टीचर देखे ना, एक बच्चा जो है ना माइंडसेट बना लिया कि मैंने को पढ़ना ही नहीं। ठीक है, यानी एक बच्चा कोचिंग ले चुका ऑलरेडी, YouTube से पढ़ चुका, सही, ठीक है ना, अब वो सिर्फ और सिर्फ क्लास में आता है हाजिरी लगाने के लिए और टीचर को तंग करने के लिए। ठीक है। अच्छा, मारते हैं डॉक्टर साहब अपने बच्चों को? नहीं जी, बच्चों को
ये डरते हैं? नहीं, शुरू में था, अब तो है ऐसा चक्कर बन गया। अच्छा, लिटरली ऐसा हो गया, ठीक है ना। बच्चे बाद में उस्ताद को बाहर जाके मार भी देते हैं। मोबाइल का इतना ज्यादा एक्सेसिव यूज है, बहुत ज्यादा एक्सेस यूज करते हैं मोबाइल का। तो टीचर्स को मैंने कहा जनाब अगर किसी का मोबाइल आप कोई देखे ना क्लास में, फेंक दो, तोड़ दो उसको। अच्छा, क्योंकि हमने जगह जगह हर आप ये कह लें नोटिस बोर्ड पे, मोबाइल बोर्ड्स पे कि मोबाइल अलाउ नहीं है, अगर मोबाइल यूज करेंगे आप करते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि आप व्हाट्सएप आ चुके हैं क्लास में या क्लासेस प्रीमिसेस में, कॉलेज प्रीमिसेस में यूज नहीं करें, ग्राउंड में भी नहीं, यूज छुट्टी टाइम भी नहीं, ब्रेक टाइम भी नहीं, बाहर जाएं और फिर यूज करें उसको। लेकिन बैग में लेके आ सकते हैं, ओके, यानी लेके आ सकते हैं। पेरेंट्स ने वो राब्ता करना खास तौर पर लड़कियों के साथ कि कहां पहुंची, बस ने पकड़ लिया, बैग में उठा लिया। उसके लिए तो हमने ट्रांसपोर्ट इंचार्ज रखे हुए हैं, मेल में अलग से, फीमेल्स में अलग से। उनका कॉन्टैक्ट नंबर सभी पेरेंट्स के पास मौजूद है कि अगर कोई आपको इमरजेंसी है तब उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने ये अलाउ किया हुआ कि आप लेके आएं, क्योंकि आज की नीड है जी। लेकिन बैग में ऑफ करके रखें। लेकिन बच्चे उसके बाद वीडियो बना लेते हैं जी। इस चीज को रोकने के लिए हमने जो कोई अगर साथ मार रहा है किसी को, फटाफट वीडियो बना के उसको अपलोड कर देते हैं। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि अब कोरोना टाइम चल रहा है, अब आप कैसे टीचिंग कर रहे हैं इस टाइम में अपने स्टूडेंट्स की, और कैसे इंगेज रखा हुआ? मेरे ख्याल से इस वक्त टीचिंग के अलावा स्टूडेंट्स को इंगेज रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको घर में कैद भी रखना है, उनको ये भी नहीं कहना कि घर से बाहर निकल जाएं आप, उनको घर में ही मसरूफ भी रखना है, एंटरटेन भी रखना है, उनको इन्फॉर्मेशन भी देनी है, इंगेज खास तौर पर उनका जो माइंड है इस वक्त फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब तकरीबन 1 माह पूरा हो गया लॉकडाउन को, और ये अब आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे इंगेज कर रहे हैं? उसमें ये व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए थे हमने, जैसे ही हमें क्लू मिला था कि ये जो है ना क्लासेस बंद होने जा रही हैं, तो हमने उसी वीक में अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए थे, बिल्कुल उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे हमारी क्लासेस हैं, ठीक है, उसी पैटर्न पे क्लास इंचार्ज किसी ने लगाया था कि आपने जो है ना वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लेने, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए, हर एक फीमेल सेक्शन जो था वो फीमेल टीचर्स को दे दिया, मेल सेक्शन जो मेल टीचर्स को दे दिया कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, उनका एडमिन बनेगी। तो उसमें फिर हम लोग हमने टेस्ट सिस्टम चलाया हुआ था जब हमने ये लॉकडाउन शुरू हुआ ना, तो उस वक्त हम टेस्ट सिस्टम स्टार्ट था हमारा जी, 3 से 4 टेस्ट हुए थे, ठीक है। और अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज थी हमारी खत्म हो, ठीक है, हम क्वार्टरली टेस्ट पे जो है ना वो आ रहे हैं, उसी रूटीन में चल रहे हैं। अब उसमें ये एक आप ये कह लें कि ये होता है कि 90% बच्चे जो है ना जी वॉइस की तरफ अगर हम बात करें, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे हर वक्त ऑनलाइन होते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते, ठीक है। व्हाट्सएप फेसबुक पे हर वक्त आप देखें वो ऑनलाइन है, लेकिन जब टेस्ट की बारी आती है ना तो उनको जान वो कहते हैं नहीं जी ना ही हो तो बड़ी ये अच्छा है। पेरेंट्स से बात करते हैं तो आपको बताया, देखिए डॉक्टर साहब, स्टूडेंट्स को तो हमेशा से सख्ती से ही पढ़ाया जाता है, उन पे जबर करके। 20% शायद स्टूडेंट्स ऐसे होते होंगे जो खुद से, शौक से, लगन से, जुस्तजू से पढ़ते होंगे, और बाकी तो 80% जो है ना वो फोर्स ही चलती है। जितना फोर्स करते जाएंगे, जितना रिमेम्बरेंस करते जाएंगे, उनको जिस तरह मोटिवेट करते जाएंगे, इसलिए जो ज़्यादा टीचर मोटिवेशन को भी शामिल रखते हैं, उसके फ़ायदे बताते रहते हैं। टीचिंग अगर आप करेंगे, पढ़ेंगे तो ये बन जाएंगे, उसके बाद उनका विजन क्लियर करते हैं और हर वक्त उनको मोटिवेट करते रहते हैं, तो वही पढ़ते हैं बच्चे। तो ऐसे जी अब हमने ऐसे ही करना शुरू कर दिया ना कि हम अब तो व्हाट्सएप ऐप वो बना के ना, पोस्ट वगैरह बना के, ठीक है ना, तो वो वही उनको भिजवा देते हैं जनाब। पोस्ट में जैसे फेसबुक पे पोस्ट नहीं चढ़ाते, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में एक प्यारी सी पोस्ट बना देंगे, उसमें 5-6 MCQs लिख देने हैं कि प्यारे बच्चों इसको फेसबुक की पोस्ट समझ के, ठीक है, जब आपके पास टाइम मिले तो उसको फिल करके हमें भिजवा दें, ठीक है। और टीचर उसको इमीडिएटली जो है ना वो रिस्पॉन्स भी दे देते हैं, ठीक है। हमारे टीचर जो है ना वो वॉइस मैसेजेस के जरिए व्हाट्सएप पे, ठीक है, MCQs के आंसर्स भी बता रहे हैं, और उसके अलावा वीडियो लेक्चर्स भी चल रहे हैं। ऐप का अपना ऐप चल रहा है, ऐप जो है ना वो पोर्टल अपन एंगेज रखा हुआ है स्टूडेंट्स अपने पोर्टल में बच्चों। अच्छा, उस्ताद जो कामयाब है कौन है आपकी नज़र में, को कामयाब उस्ताद? जी मैं तो समझता हूँ कि वो उस्ताद कामयाब है जिसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना याद रखते हैं, अपनी दुआओं में याद रखते हैं, ठीक है। यानी आप आज जिन टीचर्स को मैं याद कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे नज़दीक वो कामयाब है, जो दिमाग में रह जाए, बाकी तो जिनका जैसा बनने की कोशिश की जाने लगे, कि जिनको मैं लेक्चर देते हुए जब उसको आइडियलाइज करता हूँ, यार ये लेक्चर्स ऐसे हो ना, ये टीचर ये ऐसे करवाते थे तो कमाल हो जाता है, ठीक है।
तो वो टीचर जो है ना वो आज सक्सेस है उनकी, ठीक है, जिनको हम आज अपनी दुआओं में। और वैसे डॉक्टर साहब, अगर आप स्टूडेंट कोई क्लास पढ़ रहा है किसी से, अगर उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा नहीं हो रही कि या अल्लाह मैं ऐसा बन जाऊं, या मुझे ऐसा होना चाहिए, या टीचर की कितनी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन है, इस टीचर की कितनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, इस टीचर का नॉलेज ग्रिप कितना अच्छा है, समझाने का तरीका कितना अच्छा है, अगर ये 6-7 वो अगर एलिमेंट्स अगर वो पैदा नहीं कर सकता स्टूडेंट में, तो फिर भी उसको टीचिंग करनी चाहिए। देखिए जी, एफर्ट तो करनी चाहिए, क्योंकि हर एक के बस की बात तो नहीं है। रब ने, अल्लाह ताला ने हर एक को अलग-अलग एबिलिटीज दी हुई हैं, लेकिन एक बंदा कोशिश तो कर रहा है ना। चलिए भी कम, जब वो इंशाल्लाह उस चीज़ को अचीव कर ले। ठीक है, बस मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप जब कोई हायर करते हैं किसी स्टाफ को, क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं, आप एडमिन स्टाफ को भी हायर करते हैं, आप मैनेजरियल स्टाफ को भी हायर करते हैं, टीचर को भी हायर करते हैं, ये 3 पोस्ट्स को आप हायर करते हैं, आप 4-5 क्या क्वालिटीज़ देखते हैं कैंडिडेट में हायर करने से पहले कि ये कैंडिडेट्स में क्वालिटीज़ होनी चाहिए तो मैं इसको हायर कर लूँगा? जी, सबसे पहले तो उसके साथ एक 1-to-1 इंटरव्यू होता है, उसमें उसका कम्युनिकेशन लेवल देख लेते हैं। कम्युनिकेशन कैसी है, उसकी अपेयरेंस, जो फर्स्ट अपेयरेंस होती है, पर्सनैलिटी वगैरह जो भी है वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसको हम डेमो लेते हैं, ठीक है, और डेमो हम लोग उस पूरा फुल फ्लेश टाइम देते हैं, ठीक है, वो जो भी उसका सब्जेक्ट है, जो भी ये तो सिर्फ टीचिंग के लिए है ना, और उसमें हम जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि जब हम डेमो ले रहे हों तो सिर्फ सब्जेक्ट टीचर बैठे हों, हम उसके साथ कुछ ऐसे टीचर्स भी बिठा लेते हैं, यानी मैं अपनी हर एक डेमो में खुद तो बैठता हूँ, ओके, ठीक है, यानी मेरा तो मैनेजमेंट स्टडी यानी कॉमर्स के साथ मेरा लिंक है, फिजिक्स वगैरह मैंने एफएससी में कभी पढ़ी नहीं थी, ठीक है। अगर वो टीचर जो है ना वो मुझ जैसे बंदे को, या वो जो टीचर जो कि सब्जेक्ट टीचर नहीं है उनको अगर समझा सकता है कोई बात, तो फिर तीन बातें होगी। चौथी बात कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी और सब्जेक्ट नॉलेज, और उसका एक्सपीरियंस वगैरह देखते हैं, एक्सपीरियंस देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं कि कहाँ पे पढ़ाता रहा है। एक और बात बता दें जो आप देखते हैं, उसके अलावा रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी है जी, ये उस 1-to-1 जो है उसमें पता चल समझ आ गई। अब ये जो रेगुलरिटी है, कम्युनिकेशन है और पर्सनैलिटी है, ये तीनों तो होगी सॉफ्ट स्किल्स। जी जी। अच्छा, 2 आपने बातें की, एक एक्सपीरियंस और एक आपने सब्जेक्ट नॉलेज का, सब्जेक्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस, ये हो गई हार्ड स्किल्स। अब जाहिर बात है जो आपके स्टूडेंट्स हैं जब वो कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो कहीं पे ये चीजें देखेंगे। ऐसे ही। अच्छा, 2 चीजें तो आप पढ़ा के कवर कर रहे हैं, अब बताइए कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी और आपने तीसरा बताया कि रेगुलरिटी, एटीट्यूड क्या ले उसको, वो बहुत जरूरी है, बिहेवियर क्या ले उसको। अब इन 3 चीजों की ज्यादा जरूरत है, ऐसे ही इसकी वेटेज भी ज्यादा है, सही। अब इसको क्या पढ़ा रहे हैं आप? कि इसमें होता ये है कि जो टीचर्स हम एंगेज कर लेते हैं, अपने साथ अटैच कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर उनसे जो है ना वो वक्तन फ़ोक्तन हम जो है ना वो मीटिंग करते रहते हैं, ठीक है। रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी तो हमारा जो सिस्टम है एपेक्स का वही इंशाल्लाह वो देख लेते हैं, ठीक है। वो तो कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी को कैसे इंप्रूव करते हैं, उसमें हम अब इनके जब हम इनकी वर्कशॉप्स करवाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स की नहीं, टीचर्स की वर्कशॉप्स करवाते हैं। आप टीचर्स टीचर्स के बारे में पूछ रहे हैं या स्टूडेंट्स के बारे में? मैं स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स ने जॉब करनी है ना आगे जाके। बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स पे तो हम जी जो हमारे खास तौर पे जो इंग्लिश के टीचर्स हैं, ठीक है, वो तो डेमोस लेते हैं, ठीक है, यानी हमारा जैसे सब्जेक्ट वाइंड अप होता है उसके बाद फिर हम लोग उनको टॉपिक असाइन करते हैं, ठीक है, तो वो डेमोस देते हैं उसका, ठीक है। फिर रिटन कम्युनिकेशन पे भी हम बात करते हैं। यानी एक चीज़ बड़ी आप ये कहना प्रॉब्लम करती है कि आज भी अगर बच्चे से इवन अब मास्टर्स लेवल का भी स्टूडेंट है, जब उसे कहा जाता है ना बेटे एप्लीकेशन लिखो, यानी उसे कोई प्रॉब्लम होती है वो एप्लीकेशन सपोज करने के, अगर सपोज करने के उसने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है एमबीए में या एमकॉम में या एमएससी में, और उसको सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, ग्रेड में कोई प्रॉब्लम आ गई, और उसे कहा जाए जनाब एक एप्लीकेशन लिखें जो है ना वो अपने चांसलर साहब को, और उनसे कहें कि जनाब मुझे चांस दिया जाए इसमें दोबारा अपेयर होने, कौन लिख सकेगा? तो वो नहीं लिख सकता। तो फिर हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट जो है ना, मैं स्पेशली मैं खुद इस चीज़ में जो है ना वो एम्फसाइज करता हूँ कि एप्लीकेशन का, लेटर का एक प्रॉपर फॉर्मेट उनको दिया जाए। ये जहाँ के जॉब एप्लीकेशन लिखनी जाए तो चेक करने कुछ लिख तो लेना, अपना मैसेज तो कन्वे कर ले। अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश कम्युनिकेशन हमारी बहुत वीक है, और वो 90% लोगों की वीक है। यानी हम बहुत सारे लोग तो चले पढ़ लेते हैं, बोल नहीं पाते, पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारी इंटर लेवल पे तो बहुत ज़्यादा आप ये कह लेना वीक होती है।
कि बच्चों को समझ में नहीं आती कि क्या लिखा ये हुआ तो कैसे है, लिखा ठीक है, लेकिन आप इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इम्प्रूव करने के लिए जी, एक तो मैंने बताया कि हम वर्कशॉप्स करवाते हैं टीचर्स के साथ भी, यानी अब ये काफी है आपको लगता है? इसमें इतना हो जाता है, रिजल्ट आता है? हाँ, इसमें इतना हो जाता है कि जब बच्चा कहीं पे जाके अप्लाई करता है तो वो एक एप्लीकेशन अच्छी से लिख लेता है, जो एप्लीकेशन तो लिख ली, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन वो कैसे वो वर्कशॉप्स के बगैर नहीं होती। यानी मैंने बताया आपको कि हम जैसे ही कोर्स वाइंड अप करवाते हैं तो हम लोग क्लास के अंदर बच्चों के ग्रुप्स बना लेते हैं, फिर वर्कशॉप करवाते हैं, उसमें फिर वर्कशॉप करवाते हैं। यानी जो टॉपिक उन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं ना, उनको रिवाइज करवाना है। पहले टीचर खड़े हो जाते हैं साथ और 3 से 4 लोगों का ग्रुप बना लिया। अब उन्होंने एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू करना है स्टेज पे आके, ठीक है, फ्यू तो स्टेज पे आके, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही स्टेज पे आकर उन्होंने एक्सप्लेन करना है टॉपिक को, साथ साथ टीचर ने वैल्यू ऐड करते चले जाना, ठीक है। और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को कंपल्सरी कहा जाता है कि जैसी मर्जी टूटी फूटी इंग्लिश बोलने, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे आपने सीखना है। यहाँ पे अगर आप शायद हो गए, यहाँ पे अगर आपने अपने वीकनेस दिखा दी तो अल्टीमेटली वो वीकनेस फिर सारी जिंदगी उसके अंदर रहती है। लेकिन अगर यहाँ पे इंकरेज कर जाएंगे, गलत भी बोल रहेंगे तो टीचर मौजूद है वहाँ पे, टीचर मौजूद है, वो इंशाल्लाह आपको वैल्यू ऐड कर देगा। और ये बेहतरीन असूल है जिंदगी का कि अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, यू हैव टू एक्सेप्ट योर डिस्क्रिपेंसीज और प्रैक्टिस करने के साथ। अगर आप अपनी डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उसमें इंप्रूवमेंट होनी नहीं। डॉक्टर साहब के बात का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। आप सुन रहे थे डॉक्टर सैयद कामरान अमजद साहब की गुफ्तगू, जो कि प्रिंसिपल हैं एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुजरात के। और गुजरात इस तरह से भी बड़ा मशहूर है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुल्क से बाहर जाते हैं, ख़ास तौर पे यूके में, लंदन में। और जो इनके स्टूडेंट्स हैं उनकी भी ये प्लानिंग होती है स्टूडेंट लाइफ में कि उन्होंने ज़िंदगी में कहाँ से अपना फ्यूचर बनाना है, कहाँ से ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे वो। ख़ास तौर पे मुझे जो बड़ी अच्छी बात लगी डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब ने कहा कि वो अपने टीचर के पास गए जो उनको पढ़ाया करती थी स्टूडेंट लाइफ में, उनके स्कूल लाइफ में। तो मेरे ख्याल से अगर हम भी अपने टीचर्स को मुलाकात करें उनके साथ, इवन पहले फ़ोन पे बात करें, फिर उनके साथ जाके अगर मुलाकात करें, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मौका जो है ना वो होगा आपकी ज़िंदगी का, और उनको भी बड़ी खुशी होगी। और ये जो एक बात कही जाती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, हमने इतना ज़्यादा अपने आप को फंसा लिया है कामों में, और मेरे ख्याल से तो डिसऑर्गेनाइज पर्सन होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी होती है, आपने ज़िंदगी में जो भी करना होता है आप कभी गौर करें, आप कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ये गिला करते थे कि हमारे पास वक्त नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का, वॉक करने का, जॉगिंग करने का। लेकिन अब पिछले 1 माह से लॉकडाउन है तो कितने वो लोग हैं जिन्होंने की होगी एक्सरसाइज, कितने वो लोग हैं जिन्होंने वॉक की होगी। इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन द प्रायोरिटीज़ ऑफ योर लाइफ। अगर आप आपकी लाइफ की प्रायोरिटी में कोई चीज़ शामिल है तो मेरे ख्याल से आप उसको ज़िंदगी में ज़रूर करते हैं। अल्लाह ताला हमें इल्म हासिल करने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाएं। इंशाअल्लाह ताला अपने अगले प्रोग्राम में एक और उस्ताद के साथ आपकी मुलाकात करवाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।